प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुमार पुष्कर, विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, जैन कॉलेज धुरवा। पिछली कक्षा में सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों से पेपर C5 के लिए दिनकर की राष्ट्रीयता पर चर्चा हुई थी। आइए उस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। रेणुका से हुंकार तक आते आते क्रांति का यह स्वर स्थिरता और पूर्णता प्राप्त करता है। इस संदर्भ में श्री रामवृक्ष बेनीपुरी का कथन ध्यान देने योग्य है। हमारे क्रांति युग का संपूर्ण प्रतिनिधित्व कविता में इस समय दिनकर कर रहा है। क्रांतिवादी को जिन जिन हृदय मंथनों से गुजरना होता है, दिनकर की कविता उसकी सच्ची तस्वीर रखती है। हुंकार में कवि अपने विकल गीतों को स्वतंत्रता यज्ञ में आहुति देने के निमित्त संयोजित करता है। रण की घड़ी जलन की बेला, तो मैं भी कुछ गाऊंगा, सुलग रही यदि शिखा यज्ञ की, अपना हवन चढ़ाऊंगा। नए प्रात के अरुण तिमिर उर्मे मरिची संधान करो, युग के मूक शैल जागो, हुंकारो कुछ गान करो। हुंकार का कवि तूफान का आह्वान करता है। कवि स्वर्ग तक को जला देने की मतेच्छा करता है। आलोक धनवा काव्य में दिनकर क्रांति दृष्टा के रूप में उपस्थित होते हैं। उनका रूप बड़ा दिव्य और ज्वलंत है। ज्योतिर्धर कवि में ज्वलित सौर मंडल का, मेरा शिखंड अरुणाभ किरीट अनल का, रथ में प्रकाश के अश्व जुते हैं मेरे, किरणों में उज्ज्वल गीत गुथे हैं मेरे। क्रांति का कवि अपने आप को विभापुत्र मानकर कराल हुंकार भरने वाला, यौवन में भीषण ज्वार उत्पन्न करने वाला मानता है। वह पंखुड़ियों के कोमल स्वरों के स्थान पर शैलों की हुंकार ही सुनना चाहता है। क्रांति का आविर्भाव उस समय होता है जब प्रजा की यातनाएं, कुंठाएं, बेबसी उग्र रूप धारण कर लेती है। प्रतिकार की भावना जब कुहासे को तोड़कर बाहर आना चाहती है, तब क्रांति कुमारी का रूप निखरता है। दिगंबरी और विपथगा रचनाओं के द्वारा कवि ऐसी ही क्रांति की उद्भावना प्रस्तुत करता है। नए रूप की भवानी आ गई बेला प्रलय की, दिगंबरी बोल अंबर में किरण का तार बोला। नवागम कोर से जागी बुझी ठंडी चिता भी, नई श्रृंगी उठाकर वृद्ध भारत वर्ष बोला। दरारे हो गई प्राचीर में बंदी भवन के, हिमालय की दरी का सिंह भीमाकार बोला। भगवान की संतान जब दुख और दरिद्रता से बिलखती है, तब कवि उसकी सृष्टि के ध्वंस के लिए तैयार हो जाता है। जरा तू बोल तो सारी धरा हम फूंक देंगे, पड़ा जो पंथ में गिरकर उसे दो टूक देंगे। कहीं कुछ पूछने बूढ़ा विधाता आज आया, कहेंगे हाँ तुम्हारी सृष्टि को हमने मिटाया। दिगंबरी में कवि का ओज स्फूर्त व्यक्तित्व, प्रलयंकारी रूप और प्रभंजक क्रोध अपनी प्रकाष्ठा पर दिखाई पड़ता है। इनकी राष्ट्रीयता में युगीन चेतना भी है। दिनकर के राष्ट्रीय काव्य व्यक्तित्व का जिस युग में गठन हुआ, वह भारतीय इतिहास का सर्वाधिक प्रवृत्तमय, क्रांतिकारी एवं राजसत्ता के विरुद्ध व्यापक संघर्ष का युग था। इसी बाहरी क्रांति, बलिदान, षड्यंत्र एवं विस्फोट की स्थिति ने कवि व्यक्तित्व को आक्रांत किया। वह युग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से अनगिनत असंगतियों को चिपकाते हुए राष्ट्र की शक्ल को मलिन बनाते हुए जी रहा था। चूंकि कवि अपने युग का दृष्टा और सृष्टा होता है, इस दृष्टि से यौवन और पौरुष का कवि दिनकर क्रांति और विध्वंस के आह्वान द्वारा भी नवसर्जन की प्रेरणा देता रहा है। राष्ट्र की प्रतिभा को लांछित करने वाले युगीन प्रश्नों पर उसकी पैनी दृष्टि रही है। इसका आभास हमें वन फूलों की ओर, कविता की पुकार और बागी रचना से पता चल जाता है। इनमें कहीं कृषक की दयनीय दशा का दर्शन है, कहीं जेल के सीखचों में आज़ादी के दीवानों और उनके वियोग में कलपते रोते परिवार की मार्मिक चित्कार है, तो कहीं देशव्यापी आर्थिक शोषण एवं किसान आंदोलनों से व्यथित कवि कंठ द्वारा लोक मंगल के लिए फूट पड़ने का आह्वान है। लाखों क्रंच कर रहे जाग आदि कवि की कल्याणी, फूट फूट तू कवि कंठ से बन व्यापक निज युग की वाणी। दिगंबरी, असमय आह्वान, हाहाकार, भीख, दिल्ली और विपथगा आदि सामाजिक वैषम्य एवं साम्राज्यवादी शासन के व्यापक शोषण को वाणी देने वाली रचनाएं हैं। इनके माध्यम से कवि प्रतिहिंसात्मक क्रांतिकारी स्वर ध्वनित करता रहा है। दिनकर का कवि श्रमिकों, किसानों एवं कोटि कोटि
माँ, बहू और बहनों की अर्धनग्नता एवं विवशता से संत्रस्त होकर राजनैतिक एवं आर्थिक क्रांति के लिए मचल उठता है। इस पृथ्वी के सभी पुत्रों को जीने का अधिकार है, ऐसी घोषणा इस चिंगाड़ में दिखाई पड़ती है। वे भी यही दूध से जो अपने स्वानों को नहलाते हैं, ये बच्चे भी यही कब्र में दूध दूध जो चिल्लाते हैं। कवि की दृष्टि में सारे अभावों और शोषक प्रवृत्तियों का मूल पूंजीवाद है। कवि उस पर डट कर प्रहार करता है। धन पिशाच के कृषक मेघ में नाच रही पशुता मतवाली, आगंतुक पीते जाते हैं दोनों के शोणित की प्याली। आजादी के बाद भारतीय जनता की तरह कवि को भी बड़ी श्रद्धा थी कि उपस्थिति स्थिति में सुधार आएगा, किंतु राष्ट्र नायकों को वैभव विलास की साज सज्जा में निमग्न देखकर कवि का सारा स्वप्न चकनाचूर हो जाता है। दिल्ली को नववधु के साजबाज में संवरते देख उसे अनेक प्रतीकों के रूप में दे देकर कवि ने व्यंग बाणों से छेदा है। एक तरफ भगत सिंह को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए और इधर दिल्ली शासकों को मोहने के लिए सजे दिनकर इसे गवारा कैसे कर सकते थे। उन्होंने यह कहकर तुरंत फटकारा, मरघट में तू सज रही दिल्ली, कैसे श्रृंगार यह बहार का स्वांग, अरि इस उजड़े हुए चमन में। अछूतोद्धार के प्रज्वलित प्रश्न से बोधिसत्व की रचना हुई। सांप्रदायिक समस्या के संदर्भ में तकदीर का बंटवारा और कस्मे देवाय कटु आलोचना से पूर्ण रचना है। मेघरंध्र में बजी रागनी अबिसिनिया पर इटली के आक्रमण की कविता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समस्या पर कुरुक्षेत्र का प्रबंध लिखा गया है। चीनी आक्रमण जिसने भारत के मस्तक को विश्व में झुका दिया है के प्रश्न को लेकर परशुराम की प्रतीक्षा का सृजन हुआ है। ये रचनाएं कवि की व्यापक राजनीतिक निपुणता की परिचायक है। इन कविताओं में सारा सामाजिक वैषम्य, आर्थिक शोषण एवं राजनीतिक हलचलों को धड़कन सुनाई दे जाती है। कवि ने इस तथ्य को यह कहकर कि मेरी कविताओं के भीतर जो अनुभूतियां उभरी वे विशाल भारतीय जनता की अनुभूतियां थी, मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। दिनकर की क्रांति की अभिव्यक्ति मात्र राजनीतिक असंतोष के पक्ष में ही नहीं, आर्थिक शोषण के संदर्भ में भी पर्याप्त मात्रा में हुई है। कवि भीख के रूप में भी वह आग मांगता है जो देश की गुलामी, शोषण और अत्याचार को भस्म कर दे। कवि की कलम तो वीरों की जय बोलने में ही गौरव मानती है, उसे तो उसकी ही प्रशस्ति अच्छी लगती है जो देश के लिए सिर हथेली पर लेकर चलते हैं। विपथगा काव्य में कवि ने क्रांति का तांडवी और भैरवी रूप प्रस्तुत किया है, जिसकी चितवन से शैल शिखर तक टूटने लगते हैं। असमानता क्रांति की जननी होती है। स्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुफेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। क्रांति मृत्युंजय कुमारों पर होकर आगे बढ़ती है, तब पार्लियामेंट की वे सरकारें जो कानून के नाम पर गुलामी को कायम रखना चाहती है और जो नीरो और जार जैसे शासकों द्वारा शासित है, उनके प्राण सूखे जाते हैं। यह विपथगामिनी न जाने कब किधर से आ जाए और अंबर में आग लगा दे। सामिधेनी संग्रह के अंतर्गत कवि की ऐसी ही क्रांति की रचनाएं हैं जो क्रांति के रूप को मुखरित करती है। सन 1941 से लेकर सन 1946 तक का काल घोर संघर्ष का काल रहा। जवानी और साथी काव्यों में कवि ने ऐसी ही भावनाओं का चित्रण किया है, जिनमें वीरों ने मरना जाना है परंतु हाथ का झंडा झुकने नहीं दिया। समसामयिक, सामाजिक और आर्थिक वैषम्य कवि की क्रांति को सदैव जगाता रहा है। कवि इस शांति को पसंद नहीं करता जिसमें दबकर रहा जाए। वह तो युद्ध द्वारा उसका प्रतिकार चाहता है। वह नौनिहालों के सूखे होठ नहीं देख सकता। दूध दूध ओ वत्स, मंदिरों में बहरे पाषाण यहाँ है, दूध दूध तारे बोलो, इन बच्चों के भगवान कहाँ हैं। आर्थिक विषमता का इतना करुण और क्रांतिकारी चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। अंत में कवि बच्चों के दूध के लिए स्वर्ग पर धावा बोल देता है। आक्रोश देखिए, हटो व्योम के मेघ, पंथ के स्वर्ग लूटने हम आते हैं। दूध दूध ओ वत्स, तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। आर्थिक विषमता का इतना करुण और क्रांतिकारी चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। कुरुक्षेत्र के अंतर्गत कवि युद्ध को इसलिए धर्म मानता है
कि वह आर्थिक विषमता व संदर्भ में ही उद्भूत होता है। क्रांति के संदर्भ में कवि ने लाल क्रांति को भी अपने काव्यों में स्थान दिया, परंतु वह हमेशा भारतीय क्रांति का पक्षपाती रहा है। अहिंसावादी राष्ट्रीयता के युग में हिंसा के स्वरों को जगाए रहना कवि के साहस का परिचायक है। दिनकर की राष्ट्रीयता पौरुष की दीप्त क्रांति की चिंगारी महानाश के तत्वों से निर्मित है। कवि की स्वतंत्रता पूर्व की रचनाओं में क्रांति का स्वर बड़ा ही उत्तेजनापूर्ण और क्रांति की ज्वालाओं से दधक उठा है। उसने अपने काव्यों को अंगारों से सजाया और आहुति का संदेश दिया। वस्तुतः दिनकर जी राष्ट्रीय काव्यधारा के संदर्भ में उतने ही प्रभावशाली हैं जितने राजनीति में तिलक प्रभावशाली हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की चर्चा करें। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता जन्मभूमि के प्रति प्रेम, अतीत के गौरव के प्रति प्रेम, सजगता, सचेत सामाजिक पुनरुत्थान तथा भाषा के विकास आदि को लक्ष्य कर रखती है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता कहलाती है। इसे पुनरुत्थानवादी राष्ट्रीयता भी कहा जाता है। जातीय गौरव के प्रति सचेत यह राष्ट्रीयता जातीय पुनरुत्थान चाहती है। संस्कृति किसी भी देश और काल की शाश्वत संपत्ति है। सच्चा राष्ट्रप्रेमी कवि स्वदेश की संस्कृति, उसके उज्जवल और स्वर्णिम इतिहास से संजीवनी ले लेकर अपनी रचनाओं को प्राणवान बनाता रहा है। दिनकर में हमें भारतीय संस्कृति के प्रति अनंत मुग्धता एवं श्रद्धा भाव दिखते हैं। हिमालय उनकी प्रारंभिक रचनाओं में श्रेष्ठ है। इस पौरुष के प्रतीक में पुरानी संस्कृति का स्मरण हुआ। कवि अतीत और वर्तमान के संतुलन की ओर संकेत कर यौवन को समर्पित करके रणोदीप्त करने की अनंत क्षमता भर देता है। इस महाशक्ति स्रोत को समाधि त्यागने की प्रार्थना करता हुआ कवि कहता है, तू मौन त्याग कर सिंह नाच रे तपी, आज तप का न काल, नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। अतीतकालीन सांस्कृतिक पृष्ठों को पलटता हुआ वह हिमालय कविता में अतीत के महापुरुष राम, कृष्ण, भीम, युधिष्ठिर, गौतम, महावीर, अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, राणा प्रताप आदि का स्मरण करता है और अवशेषों के रूप में नालंदा, पाटलिपुत्र, वैशाली, कपिलवस्तु आदि स्थानों का करता है। गंडकी और गंगा की हर लहर उसे स्मृति की धारा में बहा ले जाती है। समाधि के प्रदीप से वैभव की समाधि, मिथिला, पाटलिपुत्र की गंगा आदि कविताओं में कवि देश के उज्ज्वल अतीत को ही पुनः पुनः स्मरण कर चित्रित करता है। सचमुच कवि ने अतीत और वर्तमान को अंकित करके देश के गौरव को वाणी दी है। इन कथाओं का निष्कर्ष युगीन स्वातंत्र यज्ञ में आहुति देने की चेतना जगाना ही रहा है। रश्मि रथी के कर्ण, कुरुक्षेत्र के भीष्म और परशुराम की प्रतीक्षा के राम क्रमशः मानवीय मूल्यों के संरक्षक, शूरमा, क्रांतिकारी चेतना के वाहक और क्रुद्ध भारत के युद्धारूढ़ व्यक्तित्व के संप्रेरक उदात्त प्रतीक है। दिनकर की राष्ट्रीय चेतना संस्कृति और इतिहास के संदर्भों से संपृक्त और अतीत गौरव से अनुस्यूत होकर वर्तमान राष्ट्र की समस्याओं का कोई न कोई हल ढूंढने को तत्पर रही है। प्रत्येक स्वाधीन एवं स्वाभिमानी राष्ट्र अपने अतीत गौरव का सर्वेक्षण करता है। इस संदर्भ में दिनकर जी ने अतीत के बहुत से उदात्त मूल्यों, दृष्टिकोणों की नवयुग के अनुरूप प्रगतिशील चमक देकर उसे पुनः नव मानवता के मंगल विधायक कृतित्व से अपूरित किया है। पूर्ववर्ती राष्ट्र कवियों की तरह उन्होंने भी इतिहास को काव्य में ध्वनि करने की चेष्टा की। वर्तमान की चित्रपटी पर अतीत को संभाव्य बनाया। राजनीतिक राष्ट्रीयता में राष्ट्र की राजनीतिक विकास की दिशा प्रशस्त की जाती है। इसका पर्यवसान जनवादी भावधारा में होता है। राजनीतिक राष्ट्रीयता संपूर्ण राष्ट्र को एक इकाई मानती है। इस इकाई के प्रति प्रेम भाव उसमें होता है, खंड के प्रति नहीं। खंड के प्रति प्रेम भाव भूमि तथा जन की खंडित चेतना है। वह राष्ट्रीय भावना को विशृंखलित कर देती है। राजनीतिक राष्ट्रीयता इस खंड को ग्रहण नहीं करती। वह राष्ट्र की भूमि तथा जन को समग्रता में अपनाती है। स्पष्ट है कि राष्ट्रीयता की भावना प्रत्येक काल में होती है, लेकिन परतंत्रता तथा विदेशी शासन के काल में इसमें अधिक तीव्रता आती है। इस अवसर पर बलिदान एवं उत्सर्ग की भावना का भी उद्भव एवं विकास होता है। वह राष्ट्रीयता जो सांस्कृतिक क्षेत्र में जातीय गौरव ज्ञान के बावजूद दूसरी जातियों के प्रति आदर भाव रखती है तथा राजनीतिक क्षेत्र में पूरे राष्ट्र को राष्ट्रीय इकाई मानकर
उससे अभ्युत्थान को अपना लक्ष्य समझती है, उत्तम एवं उदात्त राष्ट्रीयता है। यह अन्य राष्ट्रों के प्रति भी द्वेष भाव नहीं वरन उदार विचार रखती है। ऐसी राष्ट्रीयता से ही प्रस्तुत विषय का संबंध है। जब राष्ट्र प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है, उसके विकास की दिशा में कविता गतिशील होती है। विदेशी आक्रमण तथा परतंत्रता की स्थिति में विदेशी शक्ति को देश से निकालने के लिए वह जनमानस में उत्सर्ग एवं बलिदान की प्रेरणा भरती है। सांस्कृतिक उन्नयन की ओर कविता प्रवृत्त होती है तथा पुनरुत्थान की कामना करती है। इस तरह सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दोनों प्रकार की राष्ट्रीयता का प्रतिफलन होता है। धन्यवाद।